शुरू करें फिर। मैं बीच बीच में चैट देखता रहूंगा, कोई दिक्कत हो आप मुझे बताते रहिएगा, है ना। तो ये आज हमारी पहला क्लास था, और बहुत माजरत के साथ मैं कहूँगा कि हमें थोड़ा सा क्योंकि मेरा भी ऑनलाइन में पहली क्लास था और एक दिन पहले इन लोगों ने ट्रेन नहीं किया, तो मुझे पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से ओबीएस को बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, इसलिए इतना टाइम लग गया। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह इतनी दिक्कत नहीं होगी, हम ठीक 12 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा नीट 2025 के लिए आज पहली क्लास है। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मेरा एक ज़माने से टारगेट था कि मैं ऑनलाइन आकर पढ़ाऊँ, क्योंकि ऑफलाइन में हम बहुत ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन में ये है कि अलीगढ़ से बाहर, यूपी से बाहर भी हम काफ़ी सारे बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर देखते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कमी है, कुछ कुछ चैप्टर्स में बच्चों की परेशानी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। एक बार मैं हल्का सा बता दूं मेरा क्या इरादा है यहाँ पर पढ़ाने का। हमारा ये रहेगा कि मैं आपको 11 12 बॉटनी जूलॉजी के चैप्टर सभी मिक्स करके एक साथ पढ़ाऊंगा। कुछ चैप्टर 11th के लेंगे, कुछ 12th के लेंगे। जिस दिन जितना पढ़ाएंगे उस दिन 10 से 15 क्वेश्चन की आपको डीपीपी ऑनलाइन मिल जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर जिस दिन हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर हमें कंप्लीट चैप्टर का भी टेस्ट ले लिया करें। टेस्ट का भी पैटर्न वही रहेगा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके। और अगर आप सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स, और अगर गलत करेंगे तो आपको -1 हो जाएगा, जैसा कि आपको नीट एग्जाम में रहता है। क्योंकि चैप्टर छोटे बड़े हैं तो कुछ चैप्टर में 7 8 दिन भी लगेंगे, कुछ 3 4 दिन भी रहेंगे। हम मान लेते हैं कुछ 12 13 15 दिन के भी, चाहे जेनेटिक्स का काफी बड़ा चैप्टर है। तो हम मान लेते हैं कि अगर सपोज 7 8 दिन भी लगते हैं और हर चैप्टर पर आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, तो तकरीबन आपको 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको डीपीपी के जरिए मिल जाएंगे। और फिर 50 क्वेश्चन का हम कोशिश करेंगे आपका एक पेपर बना देंगे। तो 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी पर पेपर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आने वाले, फिर आप जब तक ये सेशन खत्म होगा तो तकरीबन 4,500 5,000 क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप ये करिएगा कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, उसके ऊपर मास्टर इन एनसीईआरटी अरिहंत की एक किताब आ रही है, आप वो खरीद लीजिएगा। और प्रीवियस 35 36 ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो भी आप ले लीजिएगा, एमटीजी वगैरह के। तो फिर साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँ, आपको मैं बाकायदा लिखकर नोट्स की शक्ल में यहाँ पढ़ाऊंगा, उतना ही आप साथ बाद में जो आपको वीडियो पढ़ाई जाएगी, अभी तो लाइव हो रहा है, बाद में वही वीडियो आपको इधर रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिल जाएगी। 5 दिन का डेमो क्लास है, आप चाहें तो 5 दिन तक अपने आराम से तसल्ली कर लीजिए कि मैं आपको पढ़ा भी पाऊंगा नीट एग्जाम के या नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में तो हमारा आपको बिल्कुल नया मामला है। बाकी अलीगढ़ में पिछले 19 साल से मैं यहाँ पर ऑनलाइन बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, और पहला चैप्टर हमारा रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक बार मैं और देख लेता हूँ चैट की बाकी बच्चों को। दिख रही है मेरी आवाज या नहीं? ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में शुरुआत में ही ये वाली बात बताई गई कि ह्यूमन बीइंग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब कि ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और विविपेरस यानी कि वो बच्चे पैदा करते हैं। तो ये क्योंकि अब एग्जाम में बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन आने लगी है, तो आपसे हो सकता है वो ये सवाल पूछ ले कि ह्यूमन बीइंग्स आर, तो आपको आंसर लगाना होगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और विविपेरस यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। अब वो बच्चे, वो लिविंग ऑर्गन जो कि अंडे देते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ओविपेरस, है ना। तो यहाँ पर हम इंसानों से रिलेटेड पॉइंट याद करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स आर sexually reproducing and viviparous। ठीक है, अच्छा। फिर आगे एनसीईआरटी बताया कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस आफ्टर प्यूबर्टी। ये भी एक लाइन आपसे पूछ सकता है कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस, आपको आंसर लगाना होगा आफ्टर प्यूबर्टी। अब अगला सवाल ये कि रिप्रोडक्टिव इवेंट से मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव इवेंट से मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्शन से मुतालिक चीजें हैं, वो एक बच्चे के अंदर, एक लड़का एक लड़की के अंदर, इंसानों के अंदर प्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं।
कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस आफ्टर प्यूबर्टी। फिर आगे उन्होंने उसको समझाया भी है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट का मतलब क्या है। बताया कि रिप्रोडक्टिव इवेंट का मतलब है गैमेटोजेनेसिस, यानी उनके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन शुरू होगा। उसके बाद फिर इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब सीमेन से मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो मेल के पीनिस से व्हाइटिश फ्लूइड बाहर निकलता है उसे सीमेन बोला जाता है। तो पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमीट बनेंगे। एक लड़का जब 13-14 साल का हो जाता है तो उसके टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, और एक लड़की की ओवरीज में ओवम बनना शुरू हो जाते हैं, ओवुलेशन शुरू हो जाता है। तो यानी कि प्यूबर्टी के बाद एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, लड़का प्रेग्नेंट कर सकता है, मतलब बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो पहली बात ये गैमेटोजेनेसिस। दूसरा इंसेमिनेशन, ये ट्रांसफर सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जब फीमेल की बॉडी में सीमेन जाएगा, स्पर्म जाएंगे, तो फिर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। जब मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर एक नया एम्ब्रियो बनेगा, और यानी प्रेगनेंसी वाला पूरा इवेंट शुरू होगा। फिर 9 महीने पूरी प्रेगनेंसी और एक बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे नीट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट ये कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस, तो आपको आंसर लगाना होगा आफ्टर प्यूबर्टी। द reproductive events in human beings, आप याद करेंगे, begins after puberty, after puberty। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस, तो आप आंसर लगाएंगे आफ्टर प्यूबर्टी। अगली बात ये, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो 3 चीजें आपको याद रखनी है एनसीईआरटी से। पहला गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट्स का बनना। दूसरा इंसेमिनेशन, ये ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। और फिर तीसरा होगा फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, जिसका रिजल्ट बनेगा जायगोट। फिर 9 महीने के अंदर पूरा एक वो कंप्लीट बेबी बन जाएगा, जिसकी फिर डिलीवरी हो जाएगी। इस भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्लीवेज होता है, जैसे कि हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। फिर वो ब्लास्टोमियर से मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस बनता है। उसके बारे में अगली क्लास में बात कर लेंगे। बेसिक बेसिक पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं कि अगर आपसे ये बात पूछी जाती है कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स द reproductive events in human beings includes, तो आपको 3 बातें इसमें बतानी है। 3 चीजें आएंगी। पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है इंसेमिनेशन, और तीसरा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। अब मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, फीमेल के अंदर ओवम बनेंगे। जब स्पर्म बनेंगे उसे बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब ओवम बनता है तो उसको बोला जाता है oogenesis, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस मतलब दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, है ना। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इंसेमिनेशन से मतलब क्या होता है, ये सवाल कई बार नीट एग्जाम में आ भी चुका है। इंसेमिनेशन से मतलब द ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से मतलब इनका वेजाइना से। एक बार नीट एग्जाम में उल्टा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूरिंग इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ सीमेन टेक्स प्लेस इन, तो आपको वहां पर आंसर लगाना था वेजाइना, मतलब कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ सीमेन into the female genital tract, into the female genital tract। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट लिखा होगा या फिर लिखा होगा वेजाइना। नेट एग्जाम में वेजाइना से भी सवाल आ चुका है। ठीक है,
तो इंसेमिनेशन मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनेटेड। जो बच्चे ये भी नहीं जानते सीमेन क्या होता है, मैं हल्का से बता दूं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब मेल के पेनिस से व्हाइटिश फ्लूइड निकलता है उसे सीमेन कहा जाता है। उसमें दो चीजें हैं, एक तो उसमें स्पर्म है और दूसरा उसमें फ्लूइड है जो कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 11th क्लास में जब आपने ब्लड पढ़ा होगा तो टीचर ने बताया उसके अंदर सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, और इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा होता है। ऐसी सीमेन होता है, यानी हम हल्का सा समझने के लिए लिख सकते हैं कि सीमेन में दो चीजें होती हैं। सीमेन में दो चीजें होती हैं, एक तो इसके अंदर होते हैं स्पर्म्स, स्पर्म्स, और प्लस इसके अंदर होता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा यानी कि लिक्विड। तो सेल्स हैं स्पर्म, फ्लूइड का नाम है सेमाइनल प्लाज्मा, इन दोनों को मिला के बोला जाता है सीमेन। ठीक है ना। तीसरा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो खैर आप जानते ही होंगे, तो यानी कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट to form zygote and then an embryo। तो पहले जाइगोट बनेगा, उसके बाद फिर उसमें डिवीजन होता है, याद होगा आपको, क्लीवेज, छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स, फिर वो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फेलोपियन ट्यूब के अंदर 8 to 16 सेल स्टेज को मोरुला बोला जाता है। फिर वो मोरुला यूट्रस में उतर आता है, उसके अंदर फ्लूइड की एंट्री होती है, फिर वो ब्लास्टोसिस बन जाता है। ब्लास्टोसिस यूट्रस के इनर वॉल पर एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हो जाता है, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और फिर पूरे प्रेगनेंसी के इवेंट स्टार्ट होते हैं, पूरे कंप्लीट बेबी बन जाता है जो 9 महीने के बाद डिलीवर हो जाता है। ऐसे ही, ठीक है ना। एक बार मैं सुन लेता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप मुझे चैट में लिख के बता दें कि आपको मेरी आवाज आ रही है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? जो अभी तक मैंने बोला एक बार रिपीट कर दूं, मैंने क्या बताया? मैंने अभी तक ये बताया आपको कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इस चैप्टर के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। दे आर विविपेर, जो अंडे देते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस भी अंडे देते हैं, और बोनी फिशेस भी अंडे देती हैं। जो कार्टिलेजियस फिश है वो बच्चे पैदा करती हैं, वो खैर जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात कर लेंगे। तो इधर जो बच्चे पैदा करते हैं, लाइव यंग प्रोड्यूस करते हैं, वो विविपेरस कहलाते हैं। एनसीईआरटी में अगली बात लिखी हुई है कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस आफ्टर प्यूबर्टी, यानी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इंसानों में प्यूबर्टी के बाद से शुरू होते हैं, जब एक बच्चा प्यूबर्टी में एंटर कर जाता है। ये बात भी आपको याद होगी 9th-10th क्लास से कि लड़के अटेन करते हैं प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स एंड गर्ल्स अटेन करती हैं प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। फिर आगे एनसीईआरटी बताया गया है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में 3 चीजें आती हैं, गैमेटोजेनेसिस है, इंसेमिनेशन है, और फर्टिलाइजेशन। अभी तक यहाँ से नीट एग्जाम में सवाल नहीं आया, हो सकता है यही लाइन वो आपसे पूछ ले कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स, तो आप बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट मतलब कि स्पर्म, इसके लिए लफ्ज आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, 12th में आपके टीचर ने आपको बताया होगा। और जब ओवम बनेगा, मैच्योर ओवम, तो उसे बोला जाता है oogenesis। फिर क्या होता है, जब गैमीट्स बन जाते हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से मेल सीमेन जो है, मेल गैमीट जो है फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होगा। दिस ट्रांसफर ऑफ सीमेन, एनसीईआरटी में बच्चों को समझाने के लिए स्पर्म लिख दिया, एक ही बात है। दिस ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। एक बार सवाल उल्टा भी आया था कि ड्यूरिंग इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ सीमेन टेक्स प्लेस इन, तो आपको बोलना था फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। और नंबर 3 फिर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमीट का टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, और जो कि बाद में एक एम्ब्रियो में और एक कंप्लीट बेबी में डेवलप हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही? ठीक। आगे एनसीईआरटी में एक और बहुत जबरदस्त बात बताई गई है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं मेल फीमेल के अंदर, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसमें एक काफी बड़ा डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी के अंदर जब वो बूढ़ा हो जाता है तब भी उसके अंदर स्पर्म बनते रहते हैं, यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टॉप हो जाता है इवन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। मतलब जब एक औरत की उम्र 50 साल हो जाती है तो उसकी ओवरीज के अंदर ओवम बनना बंद हो जाता है। लेकिन जब एक आदमी के अंदर बुढ़ापा भी आ जाएगा, 70-80 साल का भी हो जाएगा, तब भी उसके अंदर स्पर्म बनते रहते हैं। हालांकि कम बनते हैं लेकिन थोड़ा बहुत बनते रहते हैं। तो यहाँ से वो एक सवाल पूछ लेगा आपसे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कि देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन बीइंग। जैसे फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड एज बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टॉप्स एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि वो बात कर रहे हैं मेनोपॉज की। तो एक लाइन ये भी याद कर लेते हैं कि there is a marked difference in the
reproductive events in the reproductive events in human beings. For example, the formation of sperm continues even in old age, but the formation of ovum ceases. Ceases का मतलब होता है stops. Ceases around the age of 50 years. That is at menopause. ठीक है, सीजेस का मतलब होता है स्टॉप्स. ठीक है, तो अगर वो यहां से आपसे लाइन पूछता है कि देर इज अ मार्क डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन बीइंग, जैसे फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टॉप्स एट द एज ऑफ 50 इयर्स. ठीक है ना. तो ये जो चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसे 2 3 4 पार्ट में एनसीईआरटी बताया गया. पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे वही गैमेटोजेनेसिस वगैरह साथ में, हार्मोनल कंट्रोल भी, उसके बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन बताया जाएगा, और सबसे लास्ट में एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यूट्रस में. तो 1 बाय 1 हम इसमें टॉपिक ले लेंगे, और पहला टॉपिक हम शुरू कर देते हैं इसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली बात आपको याद ये करनी है एनसीईआरटी से कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द पेल्विस रीजन. पेल्विस रीजन, ये आपने मूवमेंट एंड लोकोमोशन 11th क्लास में पढ़ा होगा. तो जो हिप बोन वाला पोर्शन है उसे पेल्विस बोलते हैं ना, उसी जगह पर मौजूद है अपना पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो एनसीईआरटी की लाइन है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. अच्छा, पेल्विस को ही पेल्विक भी बोला जाता है. पेल्विक बोन्स होती है ना, इलियम स्टेम प्यूबिस से मिलकर बनती है कॉक्सल बोन, 2 कॉक्सल बोन से मिलकर हमारा पेल्विस बना होता है. तो उधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखा हुआ है पेल्विक रीजन, मेल में लिखा हुआ पेल्विक रीजन, एक ही बात, एक ही बात. तो एक लाइन हम यहाँ पर याद कर लेते हैं कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल reproductive system is located in pelvis region, is located in pelvis region. ठीक है. अच्छा, अगला पॉइंट यहाँ पर आपको याद करना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आएगा पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अलावा मेल एसेसरी डक्ट्स, इसके अलावा मेल एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया. 4 चीजें बोलनी है. ये भी एक सवाल बन सकता है कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अलावा मेल एसेसरी, बारी बारी सी ट्यूब है. एसेसरी इसलिए बोला जा रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, मेन नहीं होंगी. मेन वो होगा जो कि गैमीट बनाएगा, जैसे टेस्टिस है मेन, इसलिए आपने 10th क्लास सुन रहे हैं प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है. और ये सब जो आगे हम लफ्ज सुनते हैं सब एसेसरी होते हैं. मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड वही है जो कि सीमेनल प्लाज्मा बनाने में मदद करते हैं, जो फ्लूइड होता है ना सीमेन के अंदर मौजूद, उसे बनाने में मदद करते हैं. 12th में आपके टीचर ने बताया होगा, सेमेनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, कॉपर्स ग्लैंड है. डायग्राम बना के हम उसे याद कर लें. उसके अलावा मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखेंगे हमें जो नजर आएगा, तो बाहर से देखने में एक तो पीनिस नजर आता है और एक स्क्रोटम नजर आता है. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पीनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने मना किया स्क्रोटम नहीं है, ये भी मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में आया क्योंकि ये भी बाहर से नजर आता है. तो हम अगली एक लाइन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से लफ्ज आपको याद करने हैं. कि अगर आपसे बात पूछी जाती है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो हम याद करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
इंक्लूड्स, इसमें आपको नाम याद करने हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अलावा मेल एसेसरी डक्ट्स, और इसके अलावा मेल एसेसरी ग्लैंड्स, और इसके अलावा मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये चार चीजें हैं इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से नाम आएंगे, तो आपको बोलना पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अलावा मेल एसेसरी डक्ट्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, है ना। अब यहाँ पर वो आपसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि मेल एसेसरी डक्ट और मेल एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन से नाम होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में आपको दिखा दूंगा, बस मैं ऐसे ही डायरेक्ट आपको याद करा देता हूँ कि इधर मेल एसेसरी डक्ट में आपको नाम याद करना है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, वेजाफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, सब दिखा दूंगा मैं भी, बस एक बार हम नाम याद कर लेते हैं कि जो मेल एसेसरी डक्ट है इसमें कौन कौन से नाम बोल रहे हैं। तो आपको बोलना है मेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर इन नाम को बोलना है कि इट इंक्लूड्स रेटिटेस्टिस, दैट इज रेटिटेस्टिस, इसके अलावा इसमें आ जाएगा वेजा इफ्रेंशिया, वेजा इफ्रेंशिया, और एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, और वेज डिफरेंस, वेज डिफरेंस। चार नाम याद करने, रेडिटेस्टिस है, वेजाफ्रेंशिया है, एपिडाइडमिस है और वेज डिफरेंस। मेल एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन से नाम है? तीन नाम है, सेमिनल वेजाइकल है, प्रोस्टेट है, कॉपर्स ग्लैंड, तीन नाम। तो मेल एसेसरी ग्लैंड में नाम आपको याद करने हैं, सेमिनल वेजाइकल्स, सेमिनल वेजाइकल्स, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। एनसीईआरटी में इस कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम भी दिया हुआ है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो मेल एसेसरी डक्ट में चार नाम याद करें, रेटिटेस्टिस, वेजाफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वेज डिफरेंस। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में आपको नाम याद करें, सेमिनल वेजाइकल है, दूसरा कॉपर्स ग्लैंड जिन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपको दो नाम याद करने, पेनिस एंड स्क्रोटम, पेनिस एंड स्क्रोटम। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है ना। एक बार मैं देख लूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना है तो आप एक बार मुझे बता दें। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरीके की किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अब तक जितने ही मैंने बताया सब समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो मुझे मैसेज बताइए, मैं उस लाइन को रिपीट करता हूँ दोबारा से। जल्दी से मुझे मैसेज में बताइए लिखकर, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। सब समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलें फिर। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना लेते हैं, और उस डायग्राम से मैं आपको कुछ सवाल याद करा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल वगैरह नहीं पूछना आपको। मैं आगे कंटिन्यू करूं? ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बन जाए फिर मैं इसी में आपको अच्छी खासी चीजें याद करा दूंगा, है ना। ये समाइनल वेजाइकल बना दी हमने। एक बार डायग्राम बन जाए तब पूरी बात एक ही बार में आपको मैं सिखा दूंगा।
ये टेस्टिस है, यहाँ जुड़े हुए हैं, ये एपिडाइडमिस है, ये वेज डिफरेंस आ गए। ये प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया। कॉपर्स ग्लैंड के कलर को भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये कॉपर्स ग्लैंड है। यहाँ पर ये इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इधर पीछे यूरिनरी ब्लैडर भी होगा, इसको हल्का सा दिखा देता हूँ, और इससे भी आके यूरेथ्रा से आके कनेक्ट हो रहा होगा, या यूरेटर भी होंगे। ठीक है, तो एक बार जरा देख लेते हैं नाम क्या हम पढ़ रहे हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसके अंदर हमने ये दिखाए हैं टेस्टिस। टेस्टिस एक स्किन के फोल्ड के अंदर मौजूद है, इसे बोला जाता है स्क्रोटम। 12th क्लास में ये आपने डायग्राम बनाया होगा। यहाँ से कुछ सवाल बन जाते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या है। तो आप बोलेंगे कि स्क्रोटम का मेन फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर टू द टेस्टिस। इट प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर टू द टेस्टिस। कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा रहता है तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस पूरे साल, है ना। बाहर चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, कितनी सर्दी पड़ रही हो, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 रहता है। उस 37 से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि 2 कम करेंगे 35 और 2.5 कम करें 34.5। तो ऐसा एक सवाल बन सकता है कि स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या है। तो ये टेस्टिस को प्रोवाइड करता है 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। क्यों? तो आपने 12th में पढ़ा होगा कि इतना टेम्परेचर कम होना चाहिए टेस्टिस का, तभी उसमें स्पर्म बन सकते हैं, बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, या इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, है ना। तो इधर एक छोटी सी लाइन हम याद कर लेते हैं आगे के लिए, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे इट प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर, है ना। लो टेम्परेचर टू द टेस्टिस। कितना लो? तो आप बोलेंगे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, मेल्स के अंदर जो टेस्टिस हैं बॉडी से बाहर नजर आते हैं स्क्रोटम के अंदर, तो एक छोटी सी बात आप ये भी याद कर सकते हैं कि इन ह्यूमन बींग टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट। ठीक है, ये स्क्रोटम से टेस्टिस जुड़े हुए हैं एक फाइब्रस कॉर्ड के जरिए। इस फाइब्रस कॉर्ड को बोला जाता है ग्यूबर्नाक्यूलम। ये सवाल भी आ चुका है, यहाँ पर इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो फाइब्रस कॉर्ड है जिससे कि टेस्टिस स्क्रोटम से जुड़े हुए हैं, इसे बोला जाता है ग्यूबर्नाक्यूलम। क्या बोला जाता है? ग्यूबर्नाक्यूलम। इस पर सवाल आ चुका है। अब फाइब्रस कॉर्ड दैट जॉइंस टेस्टिस विद द स्क्रोटम इज नोन एज, आप बोलेंगे ग्यूबर्नाक्यूलम, या फिर इसे बोला जाता है मेसोर्कियम। क्या बोला जाता है इसे? मेसोर्कियम। ठीक है, अच्छा। टेस्टिस के ऊपर हमें ये नजर आ रही है एपिडाइडमिस। ये क्या है? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस फिर आगे जाके बन जाती है वेज डिफरेंस। वेज डिफरेंस क्वेश्चन में बात करेंगे, पहले एक बार नाम देख लेते हैं, है ना। वेज डिफरेंस को वेजा डिफरेंशियल भी बोला जाता है। वेजा डिफरेंशियल भी बोला जाता है। ये जाके जुड़ जाती है फिर इसके साथ। ये क्या दिखाया गया है डायग्राम में? डायग्राम में ये दिखाया गया है सेमाइनल वेजाइकल। ये क्या है हमारा? सेमाइनल वेजाइकल। सेमाइनल वेजाइकल नीचे ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, ये कहलाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो बल्ब शेप दिखाया गया ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को कॉपर्स ग्लैंड भी बोल देते हैं। ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। अच्छा, इधर से ये एपिडाइडमिस आगे जाके बनी वेस्ट डिफरेंस, ये वेस्ट डिफरेंस जाके जुड़ जाती है डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ये सेमाइनल वेसिकल, इनसे सीमेन बनता है, फ्लूइड निकलता है सेमाइनल प्लाज्मा, इधर से स्पर्म आते हैं, ये सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं सेमाइनल वेसिकल, इधर से स्पर्म, दोनों मिलकर बन जाता है सीमेन, जो व्हाइटिश फ्लूइड सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद निकलता है। एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि जो वेस्ट डिफरेंस है, इट जॉइंस विद द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। तो डायग्राम में यहाँ पर ये जो दिखाए गए हैं ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कहलाती है, मैं इसको इजैकुलेटरी डक्ट फिलहाल लिख देता हूँ, इस पर नीट में सवाल आ चुका है, ये कहलाती है इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे जाके बन जाती है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है उसे बोला जाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। खैर इतना पूछा नहीं जाता नीट में, फिलहाल बस 2 मिनट के लिए लिख देते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जो कॉपर्स ग्लैंड के अंदर मौजूद है इसे बोला जाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो पीनिस के अंदर मौजूद है इसे बोला जाता है पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। ये पूरा मेल यूरेथ्रा हो गया, मेल यूरेथ्रा, सही है। ये जो पीनिस का लास्ट वाला पार्ट थोड़ा चौड़ा चौड़ा सा, ये कहलाता है ग्लैंस पीनिस, ग्लैंस पीनिस। इसके चारों तरफ भी एक स्किन का फोल्ड होता है, इसे फोर स्किन बोला जाता है, आगे की साइड मौजूद है ना, तो इसलिए इसे बोल देते हैं फोर स्किन। तो ग्लैंस पीनिस के आगे जो यहाँ पर एक स्किन का फोल्ड है इसे बोला जाता है फोर स्किन, फोर स्किन। मुस्लिम्स और जीव्स में इसे काट के निकाल दिया जाता है, जिसे हम सरकमसीजन बोलते हैं ना। अच्छा, पीनिस के जो लास्ट वाली ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसे बोला जाता है यूरेथ्रल मीएटस, यूरेथ्रा है ना ये, इसका ओपनिंग है, ओपनिंग को बोला जाता है मीएटस, मीएटस का मतलब ही होता है ओपनिंग, तो इसका एक नाम लिख देता हूँ यूरेथ्रल मीएटस। और भी कई नाम है इसके, फिलहाल यूरेथ्रल मीएटस नाम लिख देता है ना। तो हमने नाम सुन लिए, मैं आपको हल्का हल्के सी जरा कुछ बात बता देता हूँ ताकि हमें टॉपिक समझने में आसानी हो। पहली बात मुझे आपको बतानी है, आपके सामने डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यही जो नाम लिखे हैं इसी सीक्वेंस में आपको इस चैप्टर को समझना है। पहला नाम मैंने आपको दिखाया है स्क्रोटम, जैसे कि आप ये जो बात जानते हैं 12th क्लास से कि जो हमारे टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में मौजूद होते हैं। तो एक स्किन का फोल्ड है जो कि बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, उसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं। वैसे तो बहुत बात है स्क्रोटम की बताने के लिए, लेकिन हमें क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी और नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में उसके हिसाब से पढ़ना है, तो आपको 2-3 बातें दिमाग में बिठानी। पहली बात तो ये कि स्क्रोटम का मेन काम क्या है। तो स्क्रोटम का मेन काम ये है कि इट प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर टू द टेस्टिस, है ना। कितना लो, तो आप बोलेंगे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, आप बोलेंगे 37, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम यानी 34.5 से 35 के आसपास। तो प्रीवियस ईयर में ऐसे एक सवाल बन चुका है, आपसे फिर से पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज, तो आप आंसर लगाएं 34.5 से 35, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि टेस्टिस अटैच होते हैं स्क्रोटम से एक फाइब्रस कॉर्ड के जरिए, उस फाइब्रस कॉर्ड का नाम क्या आप बोलेंगे, ग्यूबरनाक्यूलम या फिर मेसोर्कियम, ठीक है ना। अच्छा, स्क्रोटम के बाद दूसरा लफ्ज आता है टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में एक लाइन तो आप याद कर लें कि एनसीईआरटी में ये वाली बात बताई हुई है कि टेस्टिस आर ओवल इन शेप। 2 सवाल आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि टेस्टिस के, एक तो एनसीईआरटी में शेप बताया गया, टेस्टिस आर ओवल इन शेप। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि जो टेस्टिस है हमारे, उनकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर है और विड्थ 2 कम कर दें, 4 में 2 कम करेंगे 2 और 5 में 2 कम करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सवाल आप और याद कर सकते हैं कि जो टेस्टिस ह्यूमन बीइंग में है उनकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और जो उनकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। और भी बहुत सवाल है यहाँ पर, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप ये भी याद कर सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल।
है ना। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं हल्का सा आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको पढ़ने में भी सही लगेगा। फिर यहाँ हम डायग्राम में दिखा देते हैं कि ये मान लेते हैं कि जो हमारे टेस्टिस हैं उनके अंदर छोटे छोटे से कमरे होते हैं इस तरीके के, 250 होते हैं। डायग्राम में तो खैर इतने नहीं बन पाएंगे, 5 6 7 ही बना देता हूँ मैं। तो ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये दिखाया मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकल के आपस में जुड़ जाते हैं और फिर ये कहलाता है रेडिटेस्टिस। रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस फिर पतली पतली ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कहलाते हैं वेजाइफ्रेंशिया। वेजाइफ्रेंशिया और वेजाइफ्रेंशिया फिर जाके जुड़ जाते हैं एपिडाइडमिस और फिर वो आगे जाके बन जाती है वेज डिफरेंस। ठीक है ना। एक बार लिख के दिखा दूं। मैंने ये बताया यहाँ पर आपको कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद करना है कि ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल। बाद में इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना के और क्लियर याद कर लें, तो बस हल्का समझाने के लिए बना दिया। टेस्टिकुलर लोब्यूल अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल हर एक टेस्टिस में, 250। एनसीईआरटी की लाइन हो सकता है सवाल ही आपसे पूछ ले कि ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस इज 250। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाई, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जो डायग्राम में आपको दूसरी चीज दिखाई गई है यह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं रेड कलर से नाम लिख देता हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर 2 टाइप के सेल से बने होते हैं। ट्वेल्थ में आपके टीचर ने बताया होगा, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल ही बाद में स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, याद आ रहा है। और सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, फिर आगे ये कहलाते हैं रेटिटेस्टिस। तो ये जो गुच्छा सा बना हुआ है ये कहलाता है रेटिटेस्टिस। मैं इसका नाम इधर लिख देता हूँ, रेटिटेस्टिस, इधर लिख देता हूँ रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। फिर ये आगे जाके जो पतली पतली ट्यूब बनी जो एपिडाइडमिस में जा रही ये है ना, दिख रही ये वाली, ये कहलाती है फिर वेजा इफ्रेंशिया। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है वेजा इफ्रेंशिया। वेजा इफ्रेंशिया, वेजा इफ्रेंशिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम को। ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट, जो ब्लू कलर से दिखाए गए ये कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 पतले पतले से धागे होते हैं, बारीक बारीक सी ट्यूब होती हैं जो रेड कलर से दिखाई गई हैं, ये कहलाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल से, आगे एक गुच्छा सा बना लेते हैं, इस गुच्छे को बोला जाता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से फिर बारीक बारीक ट्यूब निकलती है, कहलाती है वेजा। एक बार नीट एग्जाम में इनको इफरेंट डक्ट्यूल भी लिखा गया था। वेजा को इफरेंट डक्ट्यूल लिखा। मैं आगे एक बड़ा सा डायग्राम बना दूंगा, ऐसा नहीं बहुत ही पास पास बहुत सारे नाम लिख दिए हैं कैसा पढ़ा रहे हैं, बस हल्का सा थोड़ा सा टॉपिक का आइडिया हो जाए इसलिए ऐसे बनाया। आगे हम इसका एक बड़ा सा डायग्राम साफ सा बना के पॉइंट्स को दोबारा से याद करेंगे। इफरेंडक्ट्यूल, वेजाइफ्रेंशिया, इफरेंडक्ट्यूल, फिर आगे जाके एपिडाइडमिस और फिर ये वेज डिफरेंस। तो इधर आपको याद ये करना है कि स्पर्म कहाँ बनेंगे। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनमें अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, कौन कौन से? मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल होते हैं, कौन कौन से? मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। ये जो मेल जर्म सेल्स यही बनाएंगे स्पर्म। मेल जर्म सेल्स क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे। और ये जो सर्टोली सेल्स हैं इन डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। आगे क्लासेस में हम ये सब भी पढ़ेंगे। ये सर्टोली सेल का मेन काम होता है कि डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और भी काम है जिसके बारे में आगे बात कर लेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट आप और याद कर सकते हैं कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा जो जगह ये नजर आ रही है इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी सेल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, या उनका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स मौजूद होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी 2 टाइप के सेल्स, एक तो सेल्स है उनका नाम है लिडिक सेल, ये नाम ज्यादा मशहूर है, लेडिक सेल्स।
एनसीईआरटी में लेडिक सेल्स का दूसरा नाम लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसके अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेल्स होते हैं उनका नाम है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। कौन से? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, ये डायग्राम हम दोबारा से एक बार बना के याद कर लेंगे। मुझे सामने जो मेरी स्क्रीन लगी हुई कंप्यूटर से काफ़ी खिचपिच सा लग रहा है देखने में। हो सकता है कि आप ये लोग सोच रहे हो कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा छोटा छोटा सा लिख दिया इतना सारा सा। हम ये बस एक जनरल आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये याद रहे आगे वाली क्लासेस में हमें टीचर क्या पढ़ाएंगे। तो टेस्टिस में टीचर को यही पढ़ाना है नीट यूजी में, कि जो टेस्टिस हैं वो ओवल इन शेप होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर उनकी लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर उनकी विड्थ होती है। टेस्टिस को ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने बॉडी से बाहर रखा है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रखा है, स्क्रोटम के अंदर। टेस्टिस स्क्रोटम से जुड़े होते हैं एक फाइब्रस कॉर्ड के जरिए, उसे ग्यूबरनाक्यूलम या मिजोरकियम कहा जाता है। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती हैं, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहलाती हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल अंदर से 2 टाइप के सेल से बनी होती हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोलिजल ट्यूब है अंदर की साइड, इसमें 2 टाइप के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोलिजल। ये बात आप बचपन से जानते हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस में स्पर्म किनसे बनते हैं? मेल जर्म सेल्स। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके टेस्टिस में मेल जर्म सेल्स होते हैं। जब वो प्यूबर्टी में एंटर करने वाला होता है, आपको मालूम है प्यूबर्टी इवेंट बिगिंस आफ्टर प्यूबर्टी, तो बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करने वाला होता है, लड़का 13-14 साल का होने वाला होता है, उससे पहले ही तमाम मेल जर्म सेल कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। फिर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनते हैं, पूरा एक अलग टॉपिक है, 12th में आपके टीचर ने बताया होगा कि स्पर्मेटोगोनिया से पहले बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म। इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे। इस बीच जब स्पर्म बन रहे होते हैं तो उनको नरिशमेंट की जरूरत होती है। डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करते हैं? सर्टुली सेल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उनके अंदर रेड कलर से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिखा है, उसके अलावा जो बची हुई जगह है जो ब्लैक ब्लैक कलर से नजर आ रही है वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाती है। इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 टाइप के सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स भी होती है वहां पर, एसएनसीईआरटी में लिखा 2 टाइप के सेल्स हैं। एक है वहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स, इनका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स, और दूसरे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ये जो लेडिक सेल्स है इनका काम है टेस्टोस्टेरोन बनाना। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी कुछ नाम होते हैं, जैसे डिहाइड्रोइपियनडेस्ट्रोन, एंड्रोस्टेनिडियोन। तो इन सब को मिला के बोला जाता है एंड्रोजन्स। तो इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो लेडिक सेल्स हैं इनका काम होता है, लेडिक सेल या जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इनका काम होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। हम इन्हें सबको लिख के बाकायदा याद करेंगे। अब तो बस आपके दिमाग में बात बैठ जाए, पहली क्लास है, कि आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि मेरा जो मकसद रहेगा वो ये कि मैं आपके टॉपिक्स को दिल में बिठा दूं। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आपने पढ़ रखा, बहुत सारा याद कर रखा है, बस ऐसा हो कि आपको पता है, आप सवाल पढ़ेंगे आपको लगे हाँ ये तो ये है, इसका आंसर है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। दूसरा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल लफ्ज एनसीईआरटी में इनका काम क्या है? इनको इम्यून सेल्स ही बोला जाता है। इम्यून सिस्टम लफ्ज आपने सुना होगा। असल में होता ही है कि जैसे कि टेस्टिस में स्पर्म बनना है तो बहुत दफा ऐसा होता है कि बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं जो खुद अपनी बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, जैसे इनको ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है, हेल्थ एंड डिजीज में आपने सुना होगा। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं जो हमारी बॉडी के स्पर्म्स को मारने लगेंगी। अब जाहिर सी बात है कि लड़के के अंदर अगर स्पर्म्स ही मर जाएंगे तो उसकी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी, बच्चे ही पैदा नहीं कर पाएगा। तो ऊपर वाले ने इंतजाम किया कि आपके बॉडी के जो गड़बड़ सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो आपकी बॉडी के स्पर्म को ना नुकसान पहुंचाने लगे, तो टेस्टिस में रखा गया इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स को। इन इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का काम ये होता है, दे प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम ऑटो इम्यून अटैक। आपकी बॉडी ही आपको नुकसान ना पहुंचाने लगे, उससे बचाने के लिए यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। समझ में आ रही इतनी बात? तो टोटल टेस्टिस में हुए फिर 4 तरीके के सेल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल हुए, मेल जर्म सेल और सर्टुली सेल। और बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 टाइप के सेल हुए, लेडिक सेल्स और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है ना। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से आगे नाम आया रेटिटेस्टिस, फिर आया वेज़ोफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडेमिस और वेज डिफरेंस। इन चारों को मिला के ही बोला जाता है मेल एसेसरी डक्ट या एसेसरी डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये लाइन वो आपसे पूछ लेगा। मैंने आपकी अभी पिछली क्लास में, मैंने पिछले बोर्ड में दिखाया भी था आपको ये, कि ये जो मेल एसेसरी डक्ट है उसमें 4 नाम है, रेटिटेस्टिस, वेज़ोफ्रेंशिया, एपिडाइडेमिस और वेज डिफरेंस। 4 नाम है, यही 4 नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस थोड़ा कलर भी कर देता हूँ थोड़ा समझ में आए कि रेटिटेस्टिस, ये वेज़ोफ्रेंशिया, ये एफरेंट डक्ट्यूल, उसके अलावा एपिडाइडमिस और ये वेज डिफरेंस, इसको वेज डिफरेंशिया ही बोला जाता है। ये चारों कहलाते हैं
एसेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डक्ट है यानी बारीक बारीक सी ट्यूब है। उसके बाद हमने अगला नाम वहां पर देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड, उसमें सेमाइनल वेजाइकल था, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड था, प्रोस्टेट ग्लैंड था। इसमें एक लाइन एनसीईआरटी में ये भी दे रखी है कि ये जो सेमाइनल वेजाइकल्स हैं, सेमाइनल वेजाइकल्स जो हैं ये पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, यानी दो होते हैं। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में आगे बताया हुआ, हम पढ़ेंगे इसे। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है कि ये सिंगल होता है, अप्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि ये अनपेयर्ड है। कॉम्पिटिशन में तो ये सवाल भी आ चुका है कि अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। तीन नाम हो गए ये मेल एसेसरी ग्लैंड में। अब एक सवाल तो, मेल एसेसरी ग्लैंड का काम क्या है? इन मेल एसेसरी ग्लैंड का काम ये है कि ये बनाते हैं फ्लूइड, उस फ्लूइड को बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा, यही सेमाइनल प्लाज्मा जब स्पर्म्स के साथ मिल जाता है तो इन दोनों को मिला के ही बोला जाता है सीमेन। तो सेमाइनल प्लाज्मा को स्पर्म्स के साथ मिला के क्या बोला जाता है? सीमेन। समझ में आ रही थी बात? तो ये जो मेल एसेसरी ग्लैंड है इनका काम है सेमाइनल प्लाज्मा बनाना, सेमाइनल प्लाज्मा बनाना, है ना। तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पर कि मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से। मेल एसेसरी ग्लैंड एक तो ये है जो व्हाइट कलर से दिखा रखा है, इसका नाम है सेमाइनल वेजाइकल, पेयर्ड होता है, दो होते हैं, एक ये और एक। इसके अलावा ये बल्ब शेप दिखा रखा है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड या फिर इसे बोला जाता है कॉपर्स ग्लैंड। तीसरा, ये देखने में तो दो लग रहे हैं, असल में पूरा एक होता है, जैसे कि अंदर से यूरेथ्रा पास हो रहा है, और ये पूरा एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। 5 लोब होती हैं इसके अंदर, फाइनल प्रॉब्लम सर्जरी में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल नीट यूजी के हिसाब से ही एक ही स्ट्रक्चर है। कट सेक्शन में दिखाया गया, थोड़ा इधर नजर आ रहा है, थोड़ा इधर नजर आ रहा है। तो एक प्रोस्टेट होता है, दो सेमाइनल वेजाइकल होते हैं, और दो ही इसके अंदर बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। तो ये तीनों जो हैं इनको मिला के बोला जाता है मेल एसेसरी ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में तीन नाम आ जाते हैं, कौन कौन से? सेमाइनल वेजाइकल हैं, प्रोस्टेट हैं, और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। अच्छा, इन हमारी बात चल रही थी टेस्टिस से, टेस्टिस के बाद क्या हुआ, हम यहाँ पर पहुंच गए थे कि अगला नाम एपिडाइडिमिस है। मैं मेल एसेसरी डक्ट और ग्लैंड बताने लग गया था। एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया, मैंने आपको बताया कि जो हमारे टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में मौजूद है। स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या है? स्क्रोटम का मेन फंक्शन, इट प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर टू द टेस्टिस। कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये क्यों लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए वो कितना है, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रोटम का काम है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। अब स्क्रोटम के अंदर मौजूद हमारे टेस्टिस, टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप। लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। हर एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, जो कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने होते हैं? 250। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कितने? हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, कौन कौन से? मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स ही बाद में कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो बनाते हैं फिर स्पर्म। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म को। इधर टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अलावा जो जगह बची वो कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में भी दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो लेडिक सेल्स, इनका दूसरा नाम ही इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। लेडी सेल का काम क्या है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। 12th क्लास में टेस्टोस्टेरोन तक ही काफी है। फीमेल सेक्स हार्मोन में भी दो नाम आपने सुने होंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। उनको एंड्रोजन नहीं कहा जाता। ये सवाल भी नीट एग्जाम में आ चुका है कि अगर आपसे पूछा जाता है एंड्रोजन में कौन से नाम आएंगे, तो आप बोले केवल मेल सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन। और दूसरा, इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं। इनका काम क्या होता है? खैर एनसीईआरटी में फंक्शन नहीं दे रखा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, नाम पता हो वही काफी है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं। वैसे एक लाइन हम याद कर लेंगे, आगे हम नोट जब बनाएंगे। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का काम है दे प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम ऑटो इम्यून अटैक, कि ऑटो इम्यून अटैक के जरिए हमारे स्पर्म बर्बाद ना हो जाए, तो उन्हें बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स को यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में रखा है। टेस्टिस के बाद यही एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस भी असल में एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। इसके चारों तरफ से कवरिंग ऐसे हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। अब वही हाईली कॉइल्ड ट्यूब फिर आगे जाके बन जाती है वेस्ट डिफरेंस। अब इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब के अंदर इसको ऐसे मूव करते हुए चलते हैं, ऐसे मूव करते हुए चलते हैं। तो अगर इसको खींच के ऐसे लंबा किया तो तकरीबन 20 फीट हो जाएगा। 20 फीट समझ रहे, जो हमारे घर में जनरली लिंटर पड़ा होता है 10 फीट पे पड़ा होता है, 20 फीट अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस हो गया।
अच्छी खासी हाईली क्वालिटी होती होगी। तो जब इसमें जाते हैं तो तकरीबन 18-24 घंटे लग जाते हैं उनको यहाँ वेस्ट डिफरेंस में आने में। एक दिन का अच्छा खासा लंबा समय होगा, तो हम ये बात कह सकते हैं एपिडाइडमिस में स्पर्म स्टोर होते हैं। अब एक दिन पूरा रहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि मैच्योर होते हैं। अब जाहिर सी बात 24 घंटे जब स्पर्म यहाँ पर रहेंगे एपिडाइडमिस के अंदर, अगर उनको खाने को ना मिले तो मर जाएंगे। इस ऊपर वाले ने एपिडाइडमिस के अंदर ऐसे सेल्स भी रखे हैं जो कि स्पर्म को लगातार नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ से फिर पूरी जो बात समझ में आती है वो ये कि एपिडाइडमिस का काम ये है कि यहाँ पर आके स्पर्म स्टोर होते हैं, मैच्योर होते हैं और नरिश्ड होते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन में एक सवाल बना है कि स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड नरिश्ड इनसाइड। तो अगर ये पूछा जाता है कि स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड नरिश्ड इनसाइड, आपको आंसर लगाना होगा एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस नरिशमेंट से रिलेटेड सवाल आपने एक सर्टोली सेल का भी याद किया था। तो अगर सवाल ऐसे पूछा जाता कि द मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, तो आंसर नरिशमेंट। मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल नरिशमेंट। और सवाल पूछा जाता है कि स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड नरिश्ड इनसाइड, तो आप आंसर लगाएंगे एपिडाइडमिस। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब एपिडाइडमिस में एक बात एनसीईआरटी में दे रखी है, इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। हम नोट्स में इस लाइन को लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे टेस्टिस में पीछे की साइड मौजूद होती है। तो एपिडाइडमिस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। याद रहेगी वाली बात। अच्छा, इसके अलावा एक बात आप यहाँ पर ये भी याद कर सकते हैं कि एपिडाइडमिस के 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको लिखवा दूंगी वाली बात। ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है कैपेट एपिडाइडमिस, जैसे कैप सर पे पहनते हैं ना, तो ऊपर वाला कैपेट एपिडाइडमिस, बीच वाला कॉर्पस एपिडाइडमिस, नीचे वाला कॉर्ड एपिडाइडमिस। कॉर्ड एपिडाइडमिस ही आगे जाके बन जाता है वेस्ट डिफरेंस। मेन पॉइंट्स को लिखवा दूंगा। ऐसे भी एक सवाल प्रीवियस ईयर बन चुका है कि स्पर्म्स एक्वायर मोटिलिटी इन, थोड़ा बहुत जो स्पर्म तैरना सीखते हैं वो यही एपिडाइडमिस में आगे सीखते हैं। तो अगर आपसे पूछा था स्पर्म्स एक्वायर मोटिलिटी इन एपिडाइडमिस, अब टेस्टिस से निकल के जब इसमें एपिडाइडमिस में आएंगे तो यहाँ पे उनको नरिशमेंट के लिए क्या तरीका होता है, नरिशमेंट सेल्स अपने अंदर से फ्लूइड निकालते हैं, उसी फ्लूइड के जरिए उनको खाना पहुंच जाता है। अब जब फ्लूइड निकलेगा तो जाहिर सी बात है स्पर्म का सॉल्यूशन टाइप बनेगा। जब ये और आगे बढ़ेंगे वेस्ट डिफरेंस से भी फ्लूइड निकलता है, और आगे सेमिनल वेजाइकल प्रोस्टेट कॉपर से तो अच्छा खासा फ्लूइड निकलता है। तो जैसे जैसे स्पर्म आगे बढ़ते चले जाएंगे वो डाइल्यूट होते चले जाएंगे। तो इसका अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड स्पर्म कहां पर होते हैं, एपिडाइडम। ये भी सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि स्पर्म्स आर कंसंट्रेटेड इनसाइड, स्पर्म्स आर कंसंट्रेटेड इनसाइड, तो भी आप आंसर लगाएंगे एपिडाइडमिस। ठीक है ना। फिर ये आगे जाके बन गया वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस पर भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पर भी स्पर्म स्टोर्ड होते हैं और यहाँ पर ये नरिश होते हैं, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं डक्ट। खैर ऐसा एक सवाल तो बन चुका है प्रीवियस ईयर में कि जैसे कि आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 12th क्लास में सुना होगा, लोगों में नसबंदी की जाती है, वेजेक्टमी ट्यूबेक्टमी, जिसमें कि वो फिर मतलब स्टरलाइजेशन मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो यहाँ से एक सवाल ये बन सकता है, अगर किसी आदमी के वेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाए तो फिर क्या सीमेन निकलेगा? तो देखो सीमेन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है सेमिनल प्लाज्मा जो कि इनसे मिलकर बनता है सेमिनल वेजाइकल प्रोस्टेट कॉपर्स ग्लैंड से, और दूसरे स्पर्म होते हैं। तो अगर आप वेस्ट डिफरेंस को काट दोगे तो स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि ये सेमिनल प्लाज्मा तो बनता रहेगा, तो सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान उस आदमी को फील नहीं होगा उसने कुछ बॉडी में सर्जरी करा रखी, क्योंकि सीमेन तो निकलेगा बाहर, लेकिन असल में वो जो सीमेन होगा बिना स्पर्म वाला होगा, तो इसलिए फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसलिए बोला जाता है टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, कि मतलब 100% श्योर है प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन जब आप वेस्ट डिफरेंस को जैसे काट दी उसे फिर दोबारा से अगर जोड़ेंगे रिवर्सिबिलिटी काफी पुअर है। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसके बारे में बात करेंगे। मुझे फिलहाल आपको यहाँ पर लाइन ये बतानी थी कि जो वेस्ट डिफरेंस है इससे इस पर मूव करते हुए यहाँ पर आगे जाके जुड़ जाते हैं विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेजाइकल, ये बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट, और यही इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे जाके बन जाती है यूरेथ्रा। इधर पीछे यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा कनेक्टेड है, यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट भी खुल रही है। यहाँ पर नीट एग्जाम में इस पर सवाल आ चुका है कि जो वेस्ट डिफरेंस है ये जाके जुड़ जाती है विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेजाइकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि ज्वाइन कर जाती है विद द फिर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट होते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर यूरेथ्रा का पार्ट हो कहलाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कॉपर्स ग्लैंड के अंदर पार्ट हो कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो पीनिस के अंदर कहलाता है पेनाइल यूरेथ्रा। पूरा मिला के कहलाता है यूरेथ्रा। अब जैसे कि आपने बात महसूस की होगी कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं या सफर में और आप वॉशरूम उठ के नहीं जा सकते तो आप यूरिन को रोक लेते हैं। आप रोक कैसे पाते हैं? उसके लिए अल्लाह ताला ने किया ये है कि ये जो यूरेथ्रा है जिससे कि हमारा यूरिन बाहर आता है, इसके ऊपर दरवाजे बना रखे मसल्स के। आप चाहें तो उसे ऐसे करके बंद कर सकते हैं जिससे फिर यूरिन जो है बाहर नहीं आता है, यूरिन बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें याद ये करना है कि जो हमारी यूरेथ्रा है इसके ऊपर 2 यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। एक तो यहाँ पर है नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पर, और एक यहाँ पर है कॉपर्स ग्लैंड के लेवल पर, 2 यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। ये वाला कहलाता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। बाहर वाला कहलाता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। खैर इतने डिटेल में तो क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन हाँ ये वाली बात पूछी जा चुकी है, हाउ मेनी स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मेल यूरेथ्रा। पीवाईक्यू भी आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एनसीईआरटी में लाइन दे रखी नहीं दे रखी,
दो चीजें याद करनी है आपको, एनसीईआरटी भी याद करनी है, पीवाईक्यू भी। जैसे आप देख सकते हो जो मेन 2024 के एग्जाम हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के थे, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो रीनीट हुआ इसके अंदर भी क्वेश्चन है बाहर के, तो उम्मीद की जा रही है आने वाले टाइम में पीवाईक्यूज पूछे। अब ऐसे नहीं कुछ भी पूछ ले वो कहीं से भी, एनसीईआरटी पूछता है, और इसके अलावा अगर वो एनसीईआरटी से बाहर जाता है तो वो पीवाईक्यू पूछता है रेंडमली, ऐसे गूगल पे से उठाए कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। पीवाईक्यू भी आपको तैयार कर रहे हैं। पीवाईक्यू एक ये है कि कितने स्फिंक्टर मौजूद होते हैं मेरी यूरेथ्रा में, आपको बस आंसर लगाना है, दो। इंटरनल एक्सटर्नल पे नहीं पूछा जाता सवाल। तो खैर ये भी इनकी मसल्स कौन कौन सी होती है, हम इतनी फालतू बात नहीं कर रहे। तो मुझे यहाँ पर बताना था ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा आप देख सकते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा पतला होता चला जा रहा है, टिप ऑफ द पीनिस पे आगे एकदम बारीक सा हो गया, ये यूरेथ्रल मीएटस कहलाता है, यहाँ से यूरिन पास होता है। तो एक सवाल यहाँ पर ये पूछा जाता है कि द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज, आप बोलेंगे यूरेथ्रल मीएटस, यूरेथ्रल मीएटस। ये पीनिस है, पीनिस द मेल एक्सटर्नल जेनिटल, एक सवाल तो यही है। इसके अलावा एक पॉइंट आप यहाँ पर याद करेंगे कि पीनिस के अंदर, ऊपर वाले ने पीनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज बनाए हैं। पीनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो कि इरेक्शन ऑफ पीनिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि इरेक्शन ऑफ पीनिस के लिए रेस्पॉन्सिबल। दो ऊपर होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक नीचे होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसा, हम बात करेंगे इसके बारे में। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो पीनिस में हार्डनेस और इरेक्शन आता है उसकी वजह ये होती है कि इनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। खैर मुझे आपको जो बात याद करानी है कि पीनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से पीनिस में हार्डनेस आती है और फिर पीनिस को वेजाइना में इंसर्ट करने में आसानी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इंसेमिनेशन हो पाता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि पीनिस कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इंसेमिनेशन ऑफ, यानी कि ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि वेजाइना, या फिर आप फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। द इनलार्ज एंड ऑफ द पीनिस इज नोन एज द ग्लांस पीनिस, ग्लांस पीनिस। और उसके ऊपर टिप पर एक स्किन है, स्किन की जो कवरिंग वो कहलाती है फोर स्किन, या फिर इसको प्रिप्यूज ही बोला जाता है। मुस्लिम में ज्यूज में से काट के निकाल दिया जाता है, उसे सरकमसीजन कहा जाता है। थोड़ी बहुत बात समझ आई? तो एक बार आप मुझे ये बता दीजिए लिखकर कि आपको ये जो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया ये समझ में आया या नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मुझे लिख के बता दीजिए आपको ये डायग्राम समझ में आया या नहीं आया, लिख के बताइए मुझे जल्दी से, आपको डायग्राम समझ में आया या नहीं आया। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? ये डायग्राम समझ में आ गया? बताइए जल्दी से। जल्दी से मैसेज करिए मुझे। ठीक है बच्चों, तो आज थोड़ी सी माजरत चाहूँगा कि इधर टेक्निकल इशू की वजह से, क्योंकि मेरी ऑनलाइन में पहली क्लास थी इस ऐप से के जरिए, तो मुझे पता नहीं था किस तरीके से लाइव आते हैं, इधर थोड़ा टाइम लग गया। कल से इंशाल्लाह हम ठीक 12 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे और 1:30 बजे तक रहेगी। अभी शुरुआत में 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं, आज तो थोड़ा लेट हो गया था। और फिर आपसे मिलते रहेंगे, कल मिलते हैं 12:30 बजे, 12 बजे, 12 से 1:30 इंशाल्लाह क्लास रखेंगे। जो आज मैंने आपको पढ़ाई तो एक बिल्कुल ही बेसिक सी क्लास थी, आप एक बार एनसीईआरटी से इतना पूछेंगे रीडिंग लगाइएगा। और आपके पास मेरा यह नंबर भी है, वैसे ऐप पर भी आपके पास चैट का एक ऑप्शन होता है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है आपको। कल मिलते हैं आपसे 12 बजे सेम टाइम पर, ठीक है।